प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हाँ, अभी मौसम काफ़ी गर्म था, लेकिन कल से कुछ मौसम अनुकूल हो रहा है कि हम सभी आराम से पढ़ाई कर सकें। तो जैसे जैसे मौसम अनुकूल होते जाए वैसे वैसे आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई को गति दे दीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसा कि अभी आपको डेली वीडियो क्लास नहीं मिल पा रही है और मौसम जैसे ही अच्छा हुआ वैसे ही डेली की डेली वीडियो क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आज की जो वीडियो क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक करेंट के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। करेंट का मतलब समसामयिक मुद्दा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 21 जून और 21 जून को भारत के साथ साथ पूरा विश्व मनाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। आज हम इस वीडियो क्लास में उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित उसके इतिहास को जानेंगे, यानी कब से शुरू हुआ, पहली बार कब मनाया गया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी देखेंगे, यानी 2024 योग दिवस के बारे में भी जानेंगे और पूरे घटनाक्रम को जोड़ेंगे भूगोल के साथ। ठीक कि आखिर 21 जून को ही ये योग दिवस क्यों चुना गया कि 21 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून। ठीक है, वनडे से लेके सिविल तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसके गलत होने की संभावना हमें करनी होगी काफ़ी कम। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ठीक है, आखिर इसका इतिहास क्या है, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, किसने घोषित किया? तो उसके लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि 27 सितंबर 2014 को, ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69, ठीक है, 69वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक, जब क्वेश्चन ये पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब रखा, तब हमें ये आंसर देना है 27 सितंबर 2014। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रख दिया गया। ठीक है, ये प्रस्ताव जब रखा गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों में से 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। वहीं आगे के घटनाक्रम में अगर हम देखें इतिहास के दृष्टिकोण से तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और तिथि निर्धारित की गई 21 जून, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को ये मान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और उसके लिए डेट निर्धारित कर दी गई 21 जून। ठीक है, उसी संदर्भ में आगे भी ध्यान रखना है कि 21 जून 2015 को भारत के साथ साथ पूरे विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये तो करंट के घटनाक्रम के साथ जुड़ा हुआ तात्कालिक, यानी कि ये कह सकते हैं कि जब इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया वो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, इतना हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में अगर योग की व्याख्या करें कि योग की प्राचीनता कहाँ तक जाती है, तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो योग की प्राचीनता अगर पुरातत्व पे ध्यान दें, यानी उत्खनन में मिले हुए प्रमाणों की बात करें तो योग की प्राचीनता जाती है हड़प्पा सभ्यता तक। ठीक है, उसके बाद बौद्ध और जैन ग्रंथों में महावीर और गौतम बुद्ध का भी चित्रण जो भी किया गया है उनकी मुद्रा हमेशा योग में ही दिखाई गई है। तो योग की प्राचीनता भारत में काफ़ी प्राचीन है, यानी कि योग भारत के संदर्भ में काफ़ी प्राचीन है और आगे चल के पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में योग का पूरा विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि पतंजलि को योग का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, ये भी ध्यान में रख लेना है। तो पतंजलि योग के प्रतिपादक थे और पतंजलि का ये कहना था कि योग के माध्यम से ही या योग के माध्यम से भी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। स्वस्थ शरीर और मन की एकाग्रता के लिए, शरीर और मन को एक करने के लिए उन्होंने योग पर विशेष बल दिया था। ठीक है, चलिए ये तो रहा पीछे का। तो अगर कभी पूछे कि भारत के संदर्भ में योग की प्राचीनता कहाँ, तो अगर हड़प्पा सभ्यता दिया हुआ तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता पे जाएंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक योगी की कह सकते हैं कि मुहर मिली है योगी की प्रतिमा वाली, और एक प्रस्तर मूर्ति भी मिली है हड़प्पा से जिसमें ये दिखाया गया है कि योगी पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी योग की मुद्रा में बैठा हुआ है।
ठीक है, इसलिए प्राचीनता जाती है हड़प्पा सभ्यता तक। उसके बाद हम जैन और बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध को, महावीर को हम ध्यान लगाए हुए उनका चित्रण पाते हैं, तो वो भी योग का ही एक हिस्सा है। आगे चलते हैं तो शुंग काल में, ठीक है, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं और योग के माध्यम से ही वो मुक्ति का मार्ग हमें दिखाते हैं। ठीक, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरफ, 21 जून की तरफ, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के बारे में। ठीक है, आज के दिवस के साथ इसको जोड़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का क्रम, यानी कि ये कौन सा क्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो क्रम रहा ये 10वां और तिथि हमारी वही रहेगी 21 जून 2024। ठीक है, 2024 के योग दिवस की थीम क्या रही, यानी मुख्य विषय क्या रहा, तो वो मुख्य विषय है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। अंग्रेजी में कहें तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, दोनों ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। आजकल अधिकतर ट्रेंड ये है कि उनको पता है कि आपको 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मालूम है, तो हमेशा सन के साथ साथ उसकी थीम पूछ लेंगे कि जैसे वर्ष 2024 के योग दिवस की थीम या मुख्य विषय क्या था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इस संदर्भ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर योग दिवस पे भारत के अलग अलग हिस्सों में योग दिवस का नेतृत्व करते हैं, तो 2024 में योग दिवस का नेतृत्व भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा किया, तो वो अपना आंसर है डल झील, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब यहाँ ध्यान रखना है कि 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में कोई विशेष तथ्य तो नहीं मिलता है, लेकिन 21 जून की डेट को अगर हम देखें तो 21 जून की डेट उत्तरी गोलार्ध, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के प्रतीक के तौर पर एक ग्लोब बनाया गया है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी ध्रुव कहा गया है और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव, और इस पर 3 सबसे महत्वपूर्ण काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, एक तो ग्लोब को बीचों बीच से बांट दिया गया, इसे कहा गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और इसको नाम दिया गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर एक रेखा और काल्पनिक खींची गई, ये खींची गई 23.5 डिग्री अक्षांश पर, और इस रेखा को नाम दिया गया कर्क रेखा। वैसे ही नीचे, यानी कि विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण दिशा में भी एक रेखा खींची गई 23.5 डिग्री पर, इसे नाम दिया गया मकर रेखा। ठीक है, ये 3 रेखाएं हमें पूरी तरीके से ध्यान में रखनी है। अब ध्यान ये रखना है कि सूर्य तो स्थिर है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है अंडाकार परपथ में इस तरीके से, और सूर्य अपनी जगह स्थिर है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का झुकाव 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी जैसा मैंने ये थोड़ा सा तिरछा बनाया है ना, थोड़ा मुझे और तिरछा करना चाहिए था, तो वो 23.5 अंश का झुकाव हमको मिल जाता। तो पृथ्वी 23.5 अंश, ठीक है, या डिग्री कह सकते हैं, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और पृथ्वी की 2 गतियां हैं। 2 गतियां का मतलब कि एक तो पृथ्वी ऐसे अपने धुरी पर घूम रही है, ठीक, दूसरे इस वाले परिपथ में अपनी धुरी पर ऐसे घूमते हुए पृथ्वी पूरे सूर्य का चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी केवल अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे हम कहते हैं परिभ्रमण गति, तो होते हैं दिन और रात। पृथ्वी जब सूर्य का एक पूरा चक्कर काट लेती है, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति, तब होता है वर्ष का परिवर्तन, यानी एक साल बीत जाता है, दूसरा साल आ जाता है। अब ध्यान ये रखिए, सूर्य तो स्थिर है, ठीक है, अब पृथ्वी इस तरीके से चलती रहेगी, यानी सूर्य के चक्कर काट ही रही है पृथ्वी। तो पृथ्वी का एक हिस्सा जिधर सूर्य की रोशनी पूरी तरह पड़ती है, उधर होता है दिन, और पृथ्वी के दूसरे हिस्से की तरफ होती है रात। ये दिन और रात होते हैं पृथ्वी जो अपने धुरी पर घूम रही है, जिसे कहते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक है, तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अब परिभ्रमण के दौरान ही पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगा रही, अपनी धुरी पर भी घूम रही है और
पृथ्वी अपनी कक्षा में भी एक चक्कर एक साल में पूरा कर लेती है, अमूमन 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर अपने कह सकते हैं अपने मार्ग पर लगा लेती है, जो उसका परिक्रमण मार्ग है उस पर। ठीक, अब ये ध्यान रखिए, जब 23.5 अंश झुकी हुई है पृथ्वी, तो इस झुकाव के कारण कभी सूर्य की रोशनी इस तरफ ज़्यादा पड़ेगी और कभी सूर्य की रोशनी इसके उलट। उलट का मतलब कि हम इस लाइन से अगर समझें तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि सूरज तो स्थिर है, पृथ्वी चल रही है, 23.5 अंश पे झुकी हुई है और अपने अक्ष पर घूमते हुए इस परिपथ में घूम रही है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज चल रहा है अगर हम पृथ्वी से देखें तो उस संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि आज की जो डेट है 21 जून को सूर्य इस काल्पनिक कर्क रेखा पर माना गया कि सूर्य कर्क रेखा पर होता है। और ये ध्यान रखिए कि विषुवत रेखा से जब इस ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया गया ना, तो ऊपर वाले हिस्से को हम नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को नाम देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। आज है 21 जून और सूर्य चमक रहा है कर्क रेखा पर एकदम लंबवत। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर एकदम लंबवत चमकता है तो 12 बजे दिन को आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देती है, यानी कि आपकी परछाई धरती पर बनेगी नहीं। ठीक है, अब जो घटनाक्रम है ये है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है, इस वजह से इस उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा। यानी अपने यहाँ इस समय कैसा मौसम है? गर्मी का मौसम है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य है कर्क रेखा पर। ठीक है, तो भारत के साथ साथ ये ध्यान रख लेना है कि भारत के साथ साथ जितने भी देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका का वो हिस्सा जो कर्क रेखा पर पड़ रहा है, फिर आगे हम बढ़ते हैं इंडोनेशिया का वो आगे हम बढ़ते हैं तो म्यांमार का वो हिस्सा जो कर्क रेखा पर पड़ रहा है, बांग्लादेश का हिस्सा जो कर्क रेखा पर पड़ रहा है, तो उन सारी जगहों पर गर्मी का मौसम होगा। यानी भूमध्य रेखा से इस रेखा के बीच में, वैसे भी इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ हमेशा उष्णता है। ठीक है, उष्णता का मतलब कि जैसे उमस का मौसम रहता है वैसा ही मौसम हमको मिलता है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, अभी वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए जल्दी खत्म करते हैं। तो 21 जून को सूर्य सामान्यतः कर्क रेखा पर हमको प्रतीत होता है, लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। और आज की बात करें तो आज दिल्ली का अगर हम अनुमान निकालें तो दिल्ली में आज जो है 13 घंटे और लगभग 56-57 मिनट का दिन, यानी कुल टोटल 14 घंटे का दिन रहा होगा। अब 21 जून के बाद धीरे धीरे दिन की लंबाई घटनी शुरू हो जाएगी और जो सूर्य हमें यहाँ प्रतीत हो रहा है अब ये दक्षिण दिशा की तरफ अग्रसर हो जाएगा। यानी सूर्य को पहुँचना है अब मकर रेखा पर। तो सूर्य जब दक्षिण दिशा की तरफ अग्रसर होगा तो एक तिथि आएगी 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य होगा इस भूमध्य रेखा पर और पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी ध्रुवों को छोड़कर। ठीक है, 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी। फिर 23 के बाद ये सूर्य दक्षिण गोलार्ध की तरफ अग्रसर हो जाएगा। हमें ऐसा प्रतीत होगा, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, सूर्य नहीं पृथ्वी ही चल रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य चल रहा है क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। अभी ध्यान रखिए कि जैसे ही 23 सितंबर के बाद सूर्य विषुवत रेखा को पार करता है वैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है जाड़े का मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है गर्मी का मौसम। और ऐसे ही सूर्य अग्रसर होते हुए, ठीक है, 21 या 22 दिसंबर को पहुंचता है मकर रेखा पर। और जब 21 और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंचा तो कहानी दोनों की उल्टी ही होनी है। तो जैसा आज 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन की अवधि है, सबसे लंबा दिन है, वैसे 21 या 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और ठीक इसकी उल्टी स्थिति बनेगी कर्क रेखा पर। ठीक है, यानी आज अगर 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है तो ठीक उल्टी स्थिति मकर रेखा पर, यानी कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरी स्थिति जब 21 और 22 दिसंबर को सूर्य होगा मकर रेखा पर तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होगी, सबसे बड़ा दिन होगा। और 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को यहाँ पर यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा।
ठीक है। तो इस संदर्भ में जल्दी ही भूगोल की क्लास शुरू करेंगे तो और भी विस्तृत ढंग से इसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जोड़ना था, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि फिर 21 दिसंबर और 22 दिसंबर के बाद फिर सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, यानी उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ कर देगा। और ऐसे चलते चलते सूर्य 21 मार्च को एक बार फिर पहुंचेगा, कहाँ पे, विषुवत रेखा पर, और 21 मार्च को भी पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात की अवधि बराबर होगी, यानी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। ठीक है। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वैसे ही 21 या 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। और इसी संदर्भ में दो तिथि और ध्यान रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, यानी भूमध्य रेखा पर होता है, और इसी संदर्भ में पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर पाई जाती है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको भूगोल की क्लास में बहुत जल्दी। ठीक है। तो इतना आज के वीडियो में, ये करंट का मुद्दा है, काफ़ी जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप भी ध्यान रख लीजिएगा कि योग दिवस है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ आप कह सकते हैं जुड़ना या जोड़ना या एकजुट होना। मन और शरीर की एकता के लिए ही योग काफ़ी आवश्यक है। ठीक है। विकास और क्रिया, ये भी, इसको भी हम योग से जोड़ सकते हैं। संयम और पूर्ति, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं योग से। मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य, ये हमको मिलता है योग से। स्वास्थ्य मिलता है हमें योग से, अगर हम स्वस्थ हैं तभी दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, ये मिलता है हमें योग से। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए देना चाहिए, क्योंकि करे योग और रहे नियोग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ तब तक जब तक कि सफलता आपको नहीं मिल जाती। चलिए तैयार करिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।